हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इसमें आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से जाति और राजनीति के बारे में मैं बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जातिगत राजनीति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। ब्रिटिश काल से लेकर 1980 और 90 के दशक तक मैंने 1990 तक के दशक के जातिगत राजनीति को विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं आपको भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में बताऊंगा कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जाति के राजनीति नहीं हो सकती है। बिना जाति के हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास वोट बैंक नहीं है, किसी विशेष जाति का वोट बैंक नहीं है, तब तक हमें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती है, राजनीति में भागीदारी नहीं मिल सकती है, राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण यह जाति को एक महत्वपूर्ण दल के रूप में परिभाषित करते हैं। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है। वहीं हेराल्ड गौल्ड कहते हैं, हेराल्ड गौल्ड महोदय का कहना है कि राजनीति का आधार होने के बजाय उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। जाति क्या है? राजनीति का आधार होने के बजाय उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। तो हम भारतीय राजनीति में देखते हैं कि जाति की अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना महत्व है जाति का, और जाति का अपना अपना वोट है। और जो जातिगत वोट बैंक हैं उसको प्रभावित करने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हैं, जातियों को प्रलोभन देते हैं। जातिगत नेता को अपने राजनीतिक दलों में वो प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। आइए देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को हम कई शीर्षकों में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित करना। जो जाति होती है वो प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित करती है। जातियों के संबंध में अनेक प्रकार के संवैधानिक उपबंध बनाए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 बनाया गया है, अनुच्छेद 15 बनाया गया है, 15(3) बनाया गया है, 16(2) और 16(4) बनाया गया है, 16(2) और 16(4). इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(3) में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार दिया गया है और यह कहा गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 15(3) जो है, अनुच्छेद 16(4) जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राजनीति को प्रभावित करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है और इन प्रावधानों को हम संविधान से अलग नहीं कर सकते हैं। और जब यह प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया गया, एससी एसटी को आरक्षण दे दिया गया, ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया, तो जो आरक्षित जातियां होती हैं वह आपस में संगठित होने लगती हैं। आरक्षित जाति आपस में संगठित होने लगती है और संगठन बनाकर यह आरक्षण को अस्थायी रखने की मांग करने लगते हैं। कि हमारा जो आरक्षण है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे जाति के लोग होते हैं जो आरक्षण को समाप्त करने के पक्ष में होते हैं। वह आरक्षण को अब आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। जब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं तब ये जो आरक्षित जाति होती है संगठित होने लगती है और इनका विरोध करने लगती है, यानी कि आरक्षण को बनाए रखने का समर्थन करती है। और इस तरह से भारत सरकार वर्ग आरक्षण को हटाने के लिए या समाप्त करने का साहस नहीं कर सकती है कि वह सरकार यह कदम नहीं उठा सकती। यदि सरकार कदम उठाती है तो उनका वोट बैंक खिसक जाता है, यानी जो आरक्षित जातियां होती हैं वह उनके अगेंस्ट हो जाएंगी और फिर भविष्य में उस पार्टी को वोट नहीं करेंगी। इस डर से कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण समाप्त करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है।
जब किसी विशेष जाति को हानि पहुंचती है तो वे सरकार पर दबाव डालते हैं। इन जातियों के ऊपर विभिन्न जातियां हमारे समाज में हैं, यादव जाति है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है वगैरह, दलित है, विभिन्न यस्ती है, विभिन्न जातियां हैं हमारे समाज में। जब इन जातियों को किसी विशेष प्रकार की हानि पहुंचती है तो यह आपस में संगठित होने लगते हैं। संगठित होकर यह सरकार पर दबाव डालने लगते हैं और दबाव डालकर वह नीतियों को प्रभावित करने लगते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ता है। सरकार को इनके आगे झुकना पड़ता है और सरकार एक समझौते का रास्ता अपनाती है और समझौते के तहत इनको संतुष्ट करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जातिगत राजनीति है वह प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित करती है, वह कार्यपालिका के निर्णय को प्रभावित करती है, विधायी निर्णय को प्रभावित करती है। जो संसद विधि बनाती है यह विभिन्न जातियों को संतुलित रखते हुए ही विधि बनाती है, क्योंकि यदि किसी उसके विधि से, विधि निर्माण की प्रक्रिया से या उसके विधि से किसी विशेष जाति को हानि पहुंचती है तो वह जाति विरोध करने लगता है और फिर इसका दुष्परिणाम सामने आने लगता है। दूसरा बिंदु, राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव के समय जो ये प्रत्याशियों का चयन करते हैं तो ये जाति फैक्टर को देखते हैं, जातीय गणित को देखते हैं। चाहे वह लोकसभा की सीटें हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वह टिकट देने के पूर्व जातिगत गणित को ध्यान में रखते हैं। जिस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है उसी जाति के उम्मीदवार को वह टिकट देते हैं। और हम देखते हैं कि यह राजनीति में सबसे अच्छा फार्मूला आ गया है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति की वरीयता है, जिस जाति का प्रभुत्व है, उसी जाति के व्यक्ति को टिकट दे दे। बाकी जो है पार्टी के नाम पे कुछ वोट पड़ जाते हैं, ऐसे में वो उम्मीदवार जीत जाता है। हमारे भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण अनेक प्रकार के मिलते हैं। तो जातिगत आधार को देखा जाता है। क्षेत्र में उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का प्रभुत्व है उसी जाति के व्यक्ति को, यानी कि जो जाति बहुसंख्यक होती है, किसी भी क्षेत्र में जो जाति बहुसंख्यक होती है उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन करने का ट्रेंड आ गया है, प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि अब क्या है, अब जातिगत आधार पर लोग टिकट पाते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है उसी जाति का व्यक्ति टिकट पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जातिगत आधार पर वोट। जातिगत आधार पर वोट, ये जो वोटिंग होती है यानी मतदान व्यवहार जो होता है वह जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। लोग अपने जाति से प्रेरित होकर ही किसी उम्मीदवार को वोट करते हैं। यदि जो कैंडिडेट है उस विधानसभा में या लोकसभा में या चुनाव में, किसी भी चुनाव में जो कैंडिडेट है वह उस जाति का है तो लोग उसी अपने ही जाति को वोट देते हैं। यानी कि चुनाव जीतने के लिए जाति नेताओं को राजनीतिक दलों द्वारा प्रलोभन दिया जाता है, गठबंधन का प्रलोभन दिया जाता है। चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाता है कि जो जातिगत नेता होते हैं उन जातिगत नेताओं को अपने में मिला लिया जाता है, यानी गठबंधन उनके साथ कर लिया जाता है। और गठबंधन करके अब उस जाति का वोट उनके खेमे में आ जाता है, उस राजनीतिक दल में आ जाता है जिस जाति के नेता को वो टिकट देते हैं या उनके साथ गठबंधन करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि उनके पार्टी में सभी जातियों के वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, यानी कि बहुजातियों का ध्रुवीकरण हो जाए और उनकी पार्टी जीत सके और अधिकांश सीटें प्राप्त कर सके। 2014 की चुनाव में हम देखते हैं, 2014 की चुनाव में जो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, इसका हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें जो कांग्रेस के द्वारा महागठबंधन किया गया था और इस महागठबंधन में सपा शामिल हुई थी, कांग्रेस शामिल हुआ था, सपा शामिल हुई थी और बीएसपी शामिल हुई थी और रालोद आरएलडी जयंत चौधरी और मायावती, अखिलेश यादव
और कांग्रेस, यानी कि ये चारों पार्टी ने मिलाकर अपना गठबंधन कर लिया था, महागठबंधन कर लिया था। और इन्होंने ये सोचा था कि हम जाति समीकरण यानी कि जाति फैक्टर से जीत जाएंगे और बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन इनका जो ये महागठबंधन था असफल साबित हो जाता है, असफल साबित हो जाता है, असफल साबित हो जाता है। और जो लोकसभा का चुनाव जो 2014 में होता है उसमें बीजेपी को 282 सीटें मिलती हैं, 282 सीटें मिलती हैं। और एनडीए को मिला दिया जाए, यानी कि एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बीजेपी ने अन्य पार्टियों से गठबंधन किया था उसको 336 सीटें मिलती है, यानी कि भाजपा गठबंधन को 336 सीटें मिलती हैं। और ये क्या होती है, ये हार जाती है, यह हार जाती है, ये सब असफल हो जाते हैं। तो इस चुनाव में हमें 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें देखने में आया कि अब जो जातिगत आधार पे जो वोट बैंक होता है वह अब खिसक रहा है। जातिगत आधार पर जिन पार्टियों का वोट बैंक हुआ करता था, जैसे दलितों का वोट मायावती को जाता था, बीएसपी को जाता था, तो अब दलित वोट भी बीएसपी से खिसक रहे हैं। इसी तरह से जो ओबीसी का वोट था वह अधिकांश ओबीसी का वोट समाजवादी पार्टी को जाता था, उससे भी वह खिसक रहा है। तो हम देखते हैं कि अब जातिगत फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, लेकिन लोग अपनी जातिगत संकीर्ण मानसिकता से उभर नहीं पाए हैं। अब विकास के नाम पर लोग वोट देने लगे हैं, व्यक्ति के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्रीय हित के नाम पर, क्षेत्रीय हित के नाम पर, प्रशासन के आधार पर यानी कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर, दक्षता के आधार पर और सुशासन के आधार पर लोग वोट देने लगे हैं। इसी तरह से 2019 के चुनाव में हम देख सकते हैं, 2019 का जो चुनाव होता है उस 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को 303 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 303 सीटें मिलती हैं। ये किस नाम पर मिलती है, विकास के नाम पर मिलती है। और एनडीए को मिला दिया जाए, एनडीए को मिला दिया जाए तो 353 सीटें मिलती हैं, एनडीए को मिला दिया जाए तो 353 सीटें मिलती हैं, यानी कि एनडीए भाजपा गठबंधन को कितना मिलता है, 353। अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिलती हैं। तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में देश में उभरी है और इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जो जाति समीकरण है उसने बैठाया है, उसने सभी जाति के लोगों को टिकट दिया है, सभी जाति के लोगों के लिए कानून बनाए हैं, सुविधाएं दी हैं। जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी जातियों के लोगों को दी जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस चुनाव में भी 2019 के चुनाव में भी जो जातिगत वोट बैंक होता है वह टूट रहा था, वह टूटता हुआ नजर आया। यानी कि फिर इस चुनाव में भी दलितों का वोट कहां ट्रांसफर होता है, बीजेपी में ट्रांसफर होता है। वहीं जो भी अन्य ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग होते हैं, उनके भी वोट बैंक कहा जाते हैं, उनके भी वोट कहां चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। तो अब हम जातिगत आधार पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी दलों ने यह स्वीकार कर लिया है कि हम केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। केवल अपनी ही जाति के आधार पर अगर हम पार्टी बना लें और चुनाव जीत जाएं तो यह असंभव है, क्योंकि हमें चुनाव जीतने के लिए सभी जातियों को मिलाना होगा, सभी जातियों का सम्मेलन करना होगा और सभी जातियों का वोट हमें पाना होगा, तब हम जाकर चुनाव जीत सकते हैं। जैसे यदि सपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो यह दलितों को भी अपनी तरफ आकर्षित इसको करना चाहिए, सवर्णों को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। अधिक से अधिक सवर्णों को, अधिक से अधिक दलितों को जब टिकट देगी तब कहीं जाकर यह सरकार बना पाने में सक्षम हो सकती है। जैसा कि बीजेपी ने जातिगत आधार पे हर जगह प्रत्याशी उतारे, टिकट दिए, जिस क्षेत्र में जिस जाति की प्रधानता थी उस जाति के उम्मीदवार को उसने टिकट दिया और तब जाकर कहीं इतनी सीटें आ पाई। वहीं हम अगर विधानसभा चुनाव को ले लें, उत्तर प्रदेश विधानसभा को चुनाव ले लें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें। यदि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण करें 2017 का और 2022 का, तो 2017 में हम देखते हैं कि 2017 में सपा सरकार थी, लेकिन 2017 का जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी को 325 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 325 सीटें मिलती हैं, सपा को 47 सीटें मिलती हैं, बसपा को 1 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 2 मिलती हैं। जबकि इनका गठबंधन था, सपा का, बसपा का और कांग्रेस का गठबंधन होता है, गठबंधन यानी कि महागठबंधन के बावजूद भी
इनको इतनी कम सीटें प्राप्त होती हैं, वहीं बीजेपी अपने सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी लहर के नाम पर 325 सीटें प्राप्त करती हैं। वहीं 2022 के चुनाव में ले लें तो फिर योगी की सरकार बनती है और बीजेपी फिर सत्ता में आती है, 273 सीटें इसको प्राप्त होती हैं। फिर इनका जो गठबंधन होता है सपा का और बसपा का जो गठबंधन होता है, और इसके साथ रालोद का भी गठबंधन होता है, आरएलडी का जयंत चौधरी की पार्टी का, जयंत चौधरी, मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन में भी इनको सफलता नहीं मिलती है। 125 सीटें मिलती है सपा को, बसपा को 19 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 7 सीटें मिलती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जातिगत वोट बैंक है वह अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब केवल और केवल जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि लोग अपने विकास के आधार पर वोट पड़ रहे हैं। प्रशासन यानी कि जाति जो विभिन्न पार्टियों के जातिगत वोट बैंक था वह भी विभिन्न पार्टियों से खिसक रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जो चुनाव में है वह जातिगत फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि नेतृत्व महत्वपूर्ण रह गया है, जिसके अंदर नेतृत्व की जितनी अधिक क्षमता है और जितनी अधिक कुशलता है उसको उतना ही उसका जनाधार उतना ही अधिक बढ़ रहा है, और समर्थन, जनता का समर्थन उतना ही अधिक उसके साथ है। जो सभी ऐसी पार्टी जो सभी वर्गों को सुविधा दे, लाभ पहुंचाए और सभी वर्गों के हित की बात करे, उसी पार्टी को अब जनता पसंद कर रही है। इसके अलावा जो सरकार का जब निर्माण होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो मंत्रिमंडल के गठन में जातियों को भी महत्व दिया जाता है, जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में भिन्न भिन्न जातियां होती हैं, क्योंकि सरकार में जो चुनाव होता है उस चुनाव में भिन्न भिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व होता है। एससी वर्ग का होता है, एसटी वर्ग का होता है, ओबीसी वर्ग का होता है, और सामान्य वर्ग में कई जातियां होती हैं, विभिन्न जातियों का होता है। तो ऐसे में सरकार का जब गठन हो जाता है और सरकार जो मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल का गठन करता है, तो मंत्रिमंडल का गठन करते समय वह विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देता है कि कुछ जातियां उससे नाराज न होने पावे। ऐसी स्थिति में सभी जातियों को खुश करने के लिए सभी जाति के नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान देता है, जो कि यह भारतीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये जो जातिगत समूह होते हैं, जातिगत समूह जो होते हैं, यह दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगते हैं, दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगते हैं, और यह नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यह दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगते हैं। मेयर कहते हैं कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है। हम भारतीय राजनीति में विभिन्न जातिगत समूह देख सकते हैं जो कि दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा, यादव सभा, राजभर सभा, हरिजन, अखिल भारतीय हरिजन सभा, अखिल भारतीय बौद्ध सभा इत्यादि विभिन्न जातियां जो हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाई हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर का भी संगठन बनाई हैं। ये सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालती हैं, अपने जातियों के हित में, अपने जातियों को हित को देखते हुए सरकार को नीति बनाने के लिए प्रभावित करती हैं, और अपने जाति हितों में नीति बनाने के लिए वह प्रेशर डालती हैं, सरकार पर प्रेशर डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, राज्यों में जातिगत राजनीति। जैसा कि राज्यों की राजनीति में भी जाति का प्रभुत्व बढ़ा है, जातीय राजनीति हावी हो गई है किस पर? राजनीति के ऊपर, यानी कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है। अब सभी जो राजनीतिक दल होते हैं वह हर जाति को राजनीति के रूप से देखते हैं कि यह जाति उनके लिए कितना अधिक उपयोगी है, और इस जाति के वोटों को कैसे हम ध्रुवीकरण कर सकते हैं, इस जाति के नेता को हम अपने में मिलाकर हम कैसे सरकार का गठन कर सकते हैं। तो जो जाति है यह विभिन्न राज्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है, सरकार निर्माण में,
चुनाव में यह सक्रिय भागीदारी कर रही है, सक्रिय भूमिका निभा रही है, या सरकार को कभी समर्थन देती है, या सरकार को वोट करती है, या राजनीतिक दलों को वोट करती है। यह राजनीतिक दलों को वोट करके सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। जैसे हम बिहार में देख लें तो बिहार में विभिन्न जातियां हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, बिहार में राजपूत हैं, कायस्थ हैं, ब्राह्मण और पिछड़ी जातियां हैं, जनजाति, अनेक प्रकार की जनजातियां हैं और अनेक पिछड़ी जातियां हैं। यह बिहार की राजनीति में राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण, जनजाति और पिछड़ी जातियां जो होती हैं वह सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि राजनीति की दशा और दिशा तय करती हैं बिहार में। यानी कभी राजपूत ब्राह्मण का वर्चस्व होता है, कभी पिछड़ी जाति का वर्चस्व होता है। जैसे वर्तमान में देख सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, 1990 के दशक से लालू प्रसाद यादव हैं जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव वह मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके पश्चात सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हम देखते हैं कि बिहार की राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका वर्चस्व कायम है। इसी तरह से हम आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो जातियां हैं वह भी गुटों में बटी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में जातियां गुटों में बटी हुई हैं, जैसे कि कम्मा और रेड्डी, ये दो जातियां राजनीति में भूमिका निभाती हैं, कम्मा और रेड्डी। जो कम्मा है ये साम्यवादी संगठन, साम्यवादी दल को वोट करती हैं, और जो रेड्डी हैं ये कांग्रेस को वोट करती हैं। रेड्डी जो है ये कांग्रेस को वोट करती हैं। यानी कि कम्मा और रेड्डी जो जातियां हैं आंध्र प्रदेश में, यह राजनीति की दशा और दिशा तय करती हैं। यह जिसे चाहती हैं उसको वोटिंग करके सरकार निर्माण में योगदान करती हैं, या सरकार को बना सकती हैं और सरकार को बिगाड़ सकती हैं। इसी तरह से हम महाराष्ट्र में ले लें, महाराष्ट्र में जो है मराठा जातियों का वर्चस्व है। महाराष्ट्र में मराठा जातियों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है और महारों का वर्चस्व है। महार जाति जो है वहां पे अधिक संख्या में है, बहुसंख्यक जाति में है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा जाति, ब्राह्मण जाति और महार जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि शिवसेना जो है, यह शिवसेना में, मनसे में मराठों का वर्चस्व है। कांग्रेस में और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें महारों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों का भी वर्चस्व है। यानी कि ये जो जाति होती है यह वोटिंग करके उनके मत प्रतिशत को बढ़ा सकती है, उनके जनाधार को बढ़ा सकती है। हम गुजरात में ले लेते हैं। गुजरात में दो वर्ग हैं, पाटीदार और छत्री। पाटीदार आंदोलन का नाम हमने सुना है। पाटीदार और छत्री, यह दो जातियां जो हैं, यह किसी भी पार्टी को अगर वोटिंग कर दे तो उसकी सरकार बन जाती है। यानी कि पाटीदार और छत्रियों में ये क्या चला रहता है, द्वंद्व चलता रहता है, राजनीति को लेकर द्वंद्व चलता रहता है। पाटीदार यदि कांग्रेस को वोट करती हैं तो छत्री किसको वोट करती है, बीजेपी को वोट करती हैं। तो इस तरह से ये जो विभिन्न जातियां हैं वोटिंग करके पार्टियों के मत प्रतिशत को बढ़ा सकती हैं। केरल में हम ले लें, केरल में जो है हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। केरल में हिंदू हैं, ईसाई हैं और मुस्लिम हैं। यानी कि जो हिंदू वर्ग है वह बीजेपी को वोट करता है, जो क्रिश्चियन वर्ग है वह कांग्रेस को वोट करता है, जो मुसलमान वर्ग है वह किसको वोट करता है, मुस्लिम लीग को वोट करता है। इस तरह से हम केरल में भी जातियों के वर्चस्व को देख सकते हैं, हिंदू, ईसाई और मुस्लिम। अब आते हैं हम राजस्थान में भी हम ले लें, राजस्थान के राजनीति में हम ले लें तो राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूतों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जाट किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। इसी तरह से राजपूतों का भी वर्चस्व है वहां पर, और राजपूत जो है वह भी पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और वोट बैंक के साथ वह पार्टी को विजय दिला सकते हैं। यानी कि राजपूत और जाटों में संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष का मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। राजनीति में हिस्सेदारी के लिए, राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने के लिए इनके अंदर भी संघर्ष चलता रहता है, और यह किसी भी पार्टी को जिताने या हराने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जातियां हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वह सवर्ण हैं। सवर्ण, यादव, दलित, ये बहुसंख्यक जाति है। सबसे ज्यादा दलित है, यादव है, उसके बाद सवर्ण है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सवर्ण जाति है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यादव जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दलित वोट बैंक है बीएसपी का, यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हम विभिन्न नेता देख सकते हैं। जैसे पिछड़े वर्ग के नेता यानी कि यादव वर्ग के नेता कौन है? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव, वर्तमान में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यह यादव वर्ग के नेता है और यादव की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यादव अखिलेश जो है यादव की राजनीति की दशा और दिशा को तय करते हैं। इसी तरह से दलित को देख सकते हैं। दलित नेता हैं सुश्री मायावती। सुश्री मायावती, मायावती दलितों की राजनीति तय करती हैं। हालांकि मायावती ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया नहीं, बहुत यह उन्होंने दलितों का उत्थान नहीं किया है यह मायावती, लेकिन जो दलित होता है वह हर दलित, हर हरिजन जो होता है वह अपने को मायावती से जोड़ता है, अपने को मायावती से जोड़ता है। यानी कि दलित जो इस बसपा पार्टी से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है यह दलित वर्ग किसको वोट करता है? बसपा को ही वोट करेगा। इसी तरह से यादव यानी कि सपा पार्टी से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है यादव किसको वोट करेंगे? अखिलेश के नाम पर सपा को वोट करेंगे। तो ये जातीय राजनीति है कि हर जाति का एक नेता है और उस नेता को लोग आराध्य मान चुके हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि राजभर समाज का, राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जिनकी पार्टी है भाजपा। भाजपा जिनकी पार्टी भारतीय समाजवादी पार्टी, भाजपा, भाजपा जिनकी पार्टी है भाजपा। तो ओम प्रकाश राजभर भी राजभरों की राजनीति करते हैं और राजभर का वोट बैंक लेकर किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। जैसे कि 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, सपा के साथ गठबंधन किया था और राजभरों के वोटों को बहुत हद तक इन्होंने ट्रांसफर किया। किसमें? सपा में ट्रांसफर किया, लेकिन फिर भी सपा को उतनी सीटें मिल नहीं पाई। केशव मौर्य, केशव मौर्य को ले सकते हैं, केशव मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी मौर्य की राजनीति यानी कि जो मौर्य समाज है, मौर्य समाज जो है, मौर्य समाज है, इस मौर्य समाज की राजनीति को तय करते हैं। केशव मौर्य जिधर जाएंगे उधर मौर्य समाज जाएगा, जिधर समाज स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे उधर उनके खेमे की मौर्य जाति जाती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में थे, मौर्य का बहुत कुछ वोट जो था यानी कि कोयरी का बहुत कुछ वोट जो था वह सपा में ट्रांसफर उन्होंने किया था। इसी तरह से केशव प्रसाद के नाम पर भी मौर्य जातियों का वोट बीजेपी में गया था, बीजेपी में गया था। कुर्मी नेता ले सकते हैं, कुर्मी समाज को ले सकते हैं। जब हम कुर्मियों का नाम लेते हैं, कुर्मी का नाम लेते हैं तो अनुप्रिया पटेल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुर्मियों की बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, यानी कि एक सिंबल है। ये सब क्या है? सिंबल है। जिस सिंबल के आगे पीछे सारी जात, जिस सिंबल के आगे पीछे लोग इधर घूमते रहते हैं यानी कि तैरते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं उस सिंबल को। अनुप्रिया पटेल हैं, ये कुर्मी समाज की नेता हैं, कुर्मी समाज की नेता हैं। यह कुर्मियों के वोटों को ट्रांसफर कर सकती हैं, यानी कि अनुप्रिया पटेल कहाँ है? इसमें बीजेपी में है, तो अधिकांश कुर्मी समाज का वोट जो है बीजेपी को जाता है।
इसी तरह से हम जाट नेता ले सकते हैं, जाट नेता, जाट समुदाय का ले सकते हैं। चौधरी चरण सिंह थे, जाट नेता कौन था? चौधरी चरण सिंह थे। और इसके अलावा रालोद के, आरजेडी के, आरएलडी के, इसके अलावा आरएलडी के अजीत चौधरी के पुत्र जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी हैं। बीजेपी में डॉक्टर संजीव बालियान हैं, संजीव बालियान, ये जाट नेता है। और अन्य सारे हैं, यानी कि डॉक्टर संजीव बालियान को उत्तर प्रदेश में जो 2019 का चुनाव हुआ था, जाट समुदाय के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भाजपा के द्वारा डॉक्टर संजीव बालियान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह जाट समुदाय के वोटों को ध्रुवीकरण करें, वोटों का ध्रुवीकरण करें और सारा जाट वोट कहां पड़े? बीजेपी में पड़े। इसी तरह से जयंत चौधरी, आरएलडी के जो जयंत चौधरी होते हैं, यह भी जाट समुदाय के नेता होते हैं, लेकिन जयंत चौधरी का प्रभाव जाट समुदाय में नहीं हो पाता है और करीब अधिकांश वोट जो होता है डॉक्टर संजीव बालियान जो जाट नेता थे, वह जाटों का वोट बीजेपी में ट्रांसफर कराने में सफल रहे। हम मुस्लिमों को भी जाति के रूप में अब परिभाषित किया जाने लगा है, मुस्लिम और ईसाई को। हम मुस्लिम जाति को ले सकते हैं, मुस्लिम जाति को ले सकते हैं। इसके नेता कौन है? उत्तर प्रदेश में आजम खां हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो हैं ओवैसी हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। इन्होंने मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया है, यानी कि आजम खान जिस पार्टी में जाएंगे अपने साथ मुस्लिम वोट को ले जाएंगे, ओवैसी जिधर से जाएंगे ओवैसी मुस्लिम वोटों को ले जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न जो है जातिगत वोट है, जातिगत वोटों का ट्रांसफर जातिगत नेता करते हैं, पार्टियों से गठबंधन करते हैं और अपनी जाति का पूरा वोट दिलाने का प्रयास करते हैं और इसमें कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं। वर्तमान समय में जो निषाद यानी कि मल्लाहों की एक पार्टी है, निषाद पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं संजय निषाद। अब ये अपनी पार्टी लेकर जिस दल में जाएंगे, जिस दल के साथ गठबंधन करेंगे, तो निषादों का वोट उस पार्टी को जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों का अपना अपना वोट बैंक है और जातियों के नेता हैं और यह नेता जातीय वोट की राजनीति को तय करते हैं। आज मैं आप लोगों को भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में बताया, जिसमें कि राज्यों की राजनीति में जाति की भूमिका है। विभिन्न जातियां हैं, ये जाति जो है विभिन्न जातियां जब संगठित होती है, चूंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, अपनी जाति का नहीं लड़ सकता है, इसलिए उसको हर जाति का समीकरण बैठाना होता है, हर जाति का वोट पाना होता है। जब तक वह हर जाति का वोट नहीं पाएगा तब तक वह सरकार नहीं बना पाएगा, वह चुनाव में जीत नहीं पाएगा। जैसे हम गांव के चुनाव में ले लेते हैं कि गांव में विभिन्न जातियां रहती हैं, लेकिन जब गांव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, तो जो व्यक्ति हर जाति वर्ग का वोट पाता है वही विजयी होता है। केवल एक जाति को लेकर कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ राज्यों में भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। जाति का सरकार में प्रतिनिधित्व हुआ है, शासन में प्रतिनिधित्व हुआ है, विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व हुआ है। कुछ जगहों पे सीटें आरक्षित की गई हैं विशेष जातियों के लिए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि जो जातिगत आधार पर जब वोटिंग होता था, अब वह वोटिंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, समाप्त होने लगी है। वह वोटिंग धीरे धीरे जातिगत वोट बैंक लोगों का अब खिसक रहा है। अब जातियां भी सक्रिय हो गई हैं, वह भी चैतन्य हो गई हैं। अब वह भी विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, सुविधा के नाम पर, रोजगार के नाम पर किसी भी पार्टी को वोट करती हुई नजर आती हैं। तो भारत में जाति की राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के अंतर्गत बस इतना ही। वैसे विषय तो बहुत ही व्यापक हैं, लेकिन जो आप लोगों की सिलेबस में है, जो परीक्षाओं में लिखने योग्य है, उतना मैंने आपको बता दिया और इतनी ही सामग्री आप लोगों की सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्याप्त है। मेरा वीडियो देखते रहिए। अगला टॉपिक होगा धर्म और राजनीति। अगला वीडियो में
धर्म और राजनीति के ऊपर बनाने जा रहा हूं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।